हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारी नई स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लडी लूजर, अर्थव सिंघानिया। एक शादी तक तो तोड़ी नहीं गई, आया बड़ा 30 मार खान बोलने वाला। ये कर दूंगा वो कर दूंगा, होता तो कुछ है नहीं। रात के करीब 2 बज रहे थे। अर्थव के उस शानदार सी फ्रीजिंग पेंट हाउस का भारी दरवाजा एक झटके से खुला। माही लड़खड़ाते कदमों के साथ गालियां देते हुए अंदर दाखिल हुई। उसने भारी भरकम लाल रंग का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। लेकिन उसे वो जोड़ा किसी जेल की तरह लग रहा था। शराब का नशा उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। उसकी फैमिली की जबरदस्ती शादी कराने के बाद जब फैमिली उसे रूम में छोड़कर गई तो उसने गुस्से से 2-4 शराब की बोतल रख दी थी। उसने गुस्से से अपने लहंगे को पैर से पीछे की तरफ धकेला और अपने भारी झुमके नोच कर सोफे पर फेंक दिए। उसके ठीक पीछे अर्थव अंदर आया। उसने अपनी डिजाइनर शेरवानी के बटन ऐसे खींचे जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसकी आंखें लाल थी। हाँ, वो भी इस वक्त नशे में था। उसके सिर पर इस वक्त बस गुस्सा सवार था। आज देश के सबसे बड़े सुपरस्टार और बिजनेसमैन ने सिर्फ अपने दादाजी की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे और उस लड़की से शादी की थी जिससे वो बेइंतहा नफरत करता था। कमरे का भारी महोगनी दरवाजा एक झटके के साथ बंद हुआ और उसके साथ ही जैसे बाहर की दुनिया का सारा शोर बाहर ही रह गया था। कमरे में अब सिर्फ दो लोगों की भारी और तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। माही ने गुस्से से अपने भारी भरकम लहंगे को लात मारी और किसी कैदी की तरह अपनी गर्दन से वो भारी कुंदन का हार नोचकर फर्श पर फेंक दिया। उसकी आंखें शराब के नशे और गुस्से से दहक रही थी। मुझसे दूर रहना, समझे तुम? माही की आवाज में एक अजीब सी तल्खी और नफरत थी। उसने लड़खड़ाते कदमों से सोफे का सहारा लिया और अर्थव की तरफ अपनी उंगली उठाई। तुम्हारी ये दौलत, ये आलिशान पेंट हाउस और तुम्हारा ये सुपरस्टार का गुरूर, ये सब बाहर की दुनिया के लिए होगा। मेरे लिए तुम सिर्फ एक घमंडी सड़े हुए इंसान हो जिसने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी है। अर्थव, जो अपना कोट पहले से ही फर्श पर फेंक चुका था, अपनी शेरवानी का बटन ऐसे तोड़ रहा था जैसे वो कपड़े उसका दम तोड़ रहे थे। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था। लेकिन माही कोई आम लड़की नहीं थी। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बोल रही थी, तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत शौक चढ़ा था तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र बांधने का? अर्तव एक खूंखार शेर की तरह उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराई। अगर दादाजी अस्पताल के उस बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें नहीं गिन रहे होते, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई और ये पूरा साम्राज्य दांव पर लगाकर मुझे तुम्हारे परिवार का वो पुराना कर्ज चुकाने के लिए मजबूर ना किया होता, तो मैं तुम जैसी पागल और बदतमीज लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। ये कोई परियों की कहानी वाली शादी नहीं थी। ये एक बिजनेस डील और इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सौदा था। अर्थव के दादाजी ने अस्पताल के आईसीयू में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अर्थव से कसम ली थी। बरसों पहले माही के परिवार ने अर्थव के परिवार को सड़क पर आने से बचाया था, उसे कर्ज को चुकाने और कंपनी के सारे शेयर्स अर्थव के नाम करने के लिए। दादाजी ने इस शादी की शर्त रखी थी, लेकिन इन दोनों ने बचपन से ही 36 का आंकड़ा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन दोनों की फैमिली ने मजबूर कर दिया था। जहाँ एक तरफ उसके दादाजी थे, वहीं दूसरी तरफ माही के माता पिता ने भी उस पर इतना इमोशनल दबाव डाला, रो रो कर उसे मजबूर किया कि माही को घुटने टेकने पड़े। मंडप में जब दुनिया और मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, तब दोनों के चेहरे पर झूठी मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे का गला घोट देना चाहते थे। 7 फेरे लेते हुए भी उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ नफरत भरी निगाहों से ही देखा था, और अब शादी के रिसेप्शन में भी उन दोनों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उनकी आंखों में शराब से ज्यादा नफरत झलक रही थी।
तो कर देते ना मना। माही ने अपनी पूरी ताकत से अर्थव के सीने पर दोनों हाथों से धक्का दिया। कह देते अपने महान दादाजी से कि तुम्हें यह सौदा मंजूर नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना साम्राज्य चाहिए था, अपनी दौलत चाहिए थी। तुमने अपने पैसों के लिए मेरी आज़ादी छीन ली। धक्का इतना जोरदार था कि नशे में होने के बावजूद अर्थव दो कदम पीछे हुआ। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा भी बेकाबू हो गया। उसने एक झटके से आगे बढ़कर माही के दोनों कलाइयों को अपने एक मजबूत हाथ में जकड़ लिया और उसे धक्का देते हुए दीवार से सटा दिया। चुप रहो तुम। अर्थव गुस्से से दहाड़ा। उसकी चेहरा माही के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। शराब और उसके महंगे परफ्यूम की तेज महक से माही का सिर घूमने लगा। तुमने भी तो हाँ कही थी। तुम भी तो मंडप में आकर बैठी थी। क्यों नहीं भागी तुम? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई और रास्ता था ही नहीं। अब ये जिंदगी भर का सौदा है और तुम्हें मेरी शक्ल बर्दाश्त करनी ही होगी। मुझे तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है। माही ने भी अर्थव की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और अर्थव के कंधे पर वार किया। छोड़ो मुझे। मुझे तुम छू भी नहीं सकते। तुम्हें छूने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। अर्थव चिल्लाते हुए रुक गया। अचानक कमरा एकदम से शांत हो गया। सिर्फ उनके बेकाबू सांसें की आवाज आ रही थी। माही लगातार अर्थव के सीने पर हाथ मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत अर्थव के सामने कुछ भी नहीं थी। लड़ते लड़ते छटपटाते हुए माही का चेहरा अर्थव के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था। अर्थव की नजरें माही की लाल होती आंखों से फिसलकर उसके कांपते होठों पर टिक गई थी। सालों की वो चिढ़, वो नफरत और बचपन से एक दूसरे के आसपास रहने का वो अनजाना सा खिंचाव, जो आज तक दोनों ने अहम के नीचे दबा हुआ था, अचानक उस शराब के नशे में सुनामी की तरह बाहर आने लगा। माही ने एक बार फिर से उसे धक्का देने के लिए अपने हाथ उसके सीने पर रखे, लेकिन इस बार अर्थव ने उसे पीछे नहीं किया। उसने अचानक माही की कमर में अपना हाथ डाला और उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि माही की सांसें अटक गईं। माही का पूरा शरीर अर्थव के कठोर सीने से जा टकराया। अर्थव, पागल हो गया। माही ने हाँफते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अर्थव अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था। उसने माही के बालों में अपना हाथ उलझाया और उसके सिर को थोड़ा सा पीछे करते हुए बिना किसी झिझक और बिना किसी नजाकत के अपने होठ माही के होठों पर रख दिए। उसके अचानक से बार से माही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अर्थव को दूर धकेलने के लिए उसके कंधों को नोचा, उसके बालों को मुट्ठी से जकड़कर खींचने की कोशिश की। वह बुरी तरीके से झटपटाई हुई थी, लेकिन अर्थव की पकड़ किसी लोहे की जंजीर जैसी थी। उसने माही को दीवार और अपने शरीर के बीच पूरी तरीके से कैद कर लिया था। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, माही का विरोध कमजोर पड़ने लगा। शराब के नशे ने उसके दिमाग की सोचने समझने की ताकत ही छीन ली थी। अर्थव के स्पर्श में जो एक खतरनाक अधिकार और आग थी, उसने माही के अंदर के गुरूर को पिघलाना शुरू कर दिया था। जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, आज उस इंसान की छुअन उसे मदहोश कर रही थी। माही के हाथ जो अर्थव को दूर धकेलने के लिए उठे थे, अब धीरे धीरे उसके बालों में उलझ गए। उसने खुद को इस बवंडर दीवानगी के हवाले कर दिया था। उसका सारा गुरूर, सारी नफरत, दुनिया भर की दुश्मनी उस एक रात, उस एक पल में उस बेकाबू जुनून के आगे हार गई। दोनों बस एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे, जैसे वो कोई आखिरी रात हो। अगली सुबह सूरज की तेज किरणें कांच की बड़ी खिड़की से सीधा बिस्तर पर पड़ी। वो माही की आंखें खुली। उसका सिर भारी था और पूरे बदन पर एक अजीब सा दर्द था। उसने करवट ली तो उसे मखमली चादर की छूंद का एहसास हुआ। अचानक रात की वो धुंधली लेकिन आग लगा देने वाली यादें उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। वो नशा, वो बेकाबू होना और अर्थव की वो जकड़न और पागलपन। माही की सांसें एकदम से अटक सी गई थी। उसने झटके से आंखें खोली और उठकर बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र सामने गई।
अर्थक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। वह शावर ले चुका था। उसने जेट ब्लैक रंग का फॉर्मल सूट और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, जिसके स्लीव्स उसने कोहनी तक मोड़ रखे थे। वह शीशे में देखकर अपनी महंगी घड़ी पहन रहा था। उसका चेहरा इतना भावहीन और ठंडा था जैसे रात को जो इंसान इस कमरे में था वो कोई और ही था। रात को होश आते ही अर्तब को अपना वो बचपन का अपराध बोध बुरी तरीके से डरा चुका था। उसे लगा कि उसने फिर से माही की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है, फिर से उसे अपने करीब लाकर उसे दर्द दिया है। अपने इस डर और अनजाने प्यार को छिपाने के लिए उसने फिर से अपना सबसे खतरनाक हथियार उठा लिया था, उसका रूखापन और उसका पत्थर दिल रवैया। माही ने घबराकर चादर में अपने सीने तक खींच कसकर खींच दिया। अर्थव, कल रात। उसकी आवाज में एक झिझक थी, एक सवाल था। अर्थव की उंगलियां घड़ी के पट्टे पे एक सेकंड के लिए रुकी। उसने शीशे से ही माही की तरफ देखा। उसकी आंखों में रात वाली वो आग नहीं थी, बल्कि एक चुभने वाली बर्फ जैसी ठंडक थी। वह धीरे से पलटा और अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डालते हुए बिस्तर के करीब आया। कल रात जो भी हुआ, अर्थव की आवाज में इतनी बेरुखी थी कि माही का खून जमने लगा। उसे लेकर अपने दिमाग में कोई भी रोमांटिक ख्याली पुलाव मत पकाना। वो कोई प्यार या फिर शुरुआत नहीं थी, सिर्फ हद से ज्यादा पी गई शराब का नतीजा था। और दो जिस्मों की जरूरत। माही का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर जोर से खींच दिया। अर्थव यही नहीं रुका। उसे माही को खुद से दूर करना था, इसलिए उसने अपने शब्दों को और नुकीला कर दिया। रात के अंधेरे में कोई भी लड़की होती, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सामने थी और बात वहीं खत्म हो गई। इसे मेरा कोई कमजोरी या फिर अपना चाम समझने की भूल मत करना। आई बात समझ? ये शब्द सीधे माही के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे हजारों मंजिल ऊपर से धक्का दे दिया हो। एक पल के लिए उसकी आंखों में नमी तैर गई, लेकिन वो माही थी, निडर, चुलबुली और ईगो से भरी हुई माही। रोकर किसी के सामने टूट जाना उसकी फितरत में था ही नहीं। उसका दर्द अचानक एक भयंकर और खूंखार गुस्से में बदल गया। उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही सुखाया, चादर को अपने शरीर से लपेटा और झटके से बिस्तर से नीचे उतर कर अर्थब के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई और एक बेहद तीखी, चुभने वाली, पागल भरी भरी हंसी के साथ बोला, ओह, तुम और तुम्हारी जरूरत। माही ने अर्थव की आंखों में घूरते हुए तंज कसा कि कमरे का तापमान भी बदल गया। भगवान का शुक्र है मिस्टर सुपरस्टार कि तुमने खुद मान लिया कि वो सिर्फ शराब थी, क्योंकि सच कहूं, होश में अगर तुम मुझे छूते भी ना तो मैं शायद उल्टियां कर देती। अर्थव का जबड़ा अचानक कस गया। माही के शब्द उसे उम्मीद से ज्यादा तीखे लगे। माही एक कदम और आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब अर्थव को जला देने वाली आग थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ये सच बोलकर मुझे रुला दोगे? मेरे लिए कल रात मेरी जिंदगी की सबसे घटिया और बेहतरीन एक्सपीरियंस था। तुम जैसे सड़े हुए और घमंडी इंसान से ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे याद रखना चाहूँ। रात के उस भद्दे मजाक को मैं अभी अपने बाथरूम में जाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानकर फ्लैश कर दूंगी। अर्थव की उंगलियां गुस्से से जेब में कस गईं। उसका बस चल रहा था कि वो उसे अभी खींचकर दीवार से लगा दे और उसका वो बड़बोलापन हमेशा के लिए बंद कर दे। लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि वो यही तो चाहता था, माही की नफरत। बहुत खूब। अर्थव ने अपने चेहरे पर एक नकली और खौफनाक मुस्कान को ओढ़ते हुए कहा, अपना ये गुरूर और अपनी ये नफरत बिल्कुल ऐसे ही कायम रखना, क्योंकि इस दरवाजे के बाहर तुम मेरे लिए मरी हुई हो। बाहर की दुनिया में तुम मेरी कोई नहीं हो। अपने वो खोखले सपने पूरे करो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मेरे इस रास्ते में आने की सोचना भी मत। डरो मिस्टर अर्थव, डरो। माही ने भी उंगली दिखाते हुए फुफकारते हुए कहा, क्योंकि जिस दिन मैं उस इंडस्ट्री में कदम रखूंगी ना, तुम्हारा ये खोखला स्टारडम और तुम्हारा ये ईगो दोनों मेरे कदमों के नीचे होंगे। और हाँ, आइंदा मुझे अपनी जरूरत समझकर छूने की गलती मत करना, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अब निकलो मेरे कमरे से। अर्थव ने माही की लाल, गुस्से से सुलगती आंखों को एक आखिरी बार देखा। उसे अंदर ही अंदर महसूस हुआ कि उसने एक शेरनी को छेड़ दिया है। बिना एक भी शब्द कहे अर्थव तेजी से पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा इतनी जोर से टकराकर बंद हुआ कि कमरे की दीवारें तक कांप गईं। दरवाजा बंद होते ही माही का वो तना हुआ शरीर अचानक से ढीला पड़ गया। उसका सारा गुस्सा
उसका सारा गुस्सा एक पल में आंसुओं में बदल गया। वह दम से फर्श पर बैठ गई और अब उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अर्थव, हद से ज्यादा नफरत करती हूँ, माही ने सिसकते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू बेरहमी से पोंछ डाले। रोना नहीं है माही, इस पत्थर दिल इंसान के लिए एक आंसू नहीं बहाना है। इसे तो मैं अब नहीं दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। ये सिर्फ एक शादी की शुरुआत नहीं थी, ये एक ऐसी भयंकर जंग की शुरुआत थी जहां दोनों के हथियार उनका गुरूर था और निशाना एक दूसरे का दिल। नीचे ड्राइंग रूम का माहौल बहुत भारी था। शादी के बाद की रस्में के लिए पूरा परिवार इकट्ठा था, लेकिन वहां खुशी से ज्यादा एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। बीच में एक बड़े से चांदी के बर्तन में दूध और गुलाब की पंखुड़ियां डाली गई थी, जिसमें अंगूठी ढूंढने की रस्म होनी थी। अर्थव और माही आमने सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे पत्थर की तरह सख्त थे। अर्थव की आंखों में वही सुबह वाली ठंडी बेरुखी थी और माही का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी इस सन्नाटे से घबराए हुए थे। अर्थव के गुस्से से वैसे भी पूरा घर डरता था, लेकिन माही का यह खामोश अवतार सबके लिए नया था। माहौल को हल्का करने के लिए काव्या ने हंसते हुए कहा, भाई थोड़ा मुस्कुरा दो ना, माना तुम सुपरस्टार हो, लेकिन आज तो कैमरे नहीं है। और माही तो भी कुछ तो बोल तो लो, इतनी शांति तो मेरे तेरे होने से कभी नहीं रही। काव्या ने दोनों को हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। चलो रस्म शुरू करते हैं, काव्या ने हार मानकर कहा और अंगूठी दूध में डालने वाले बर्तन में डाल दी। जो पहले अंगूठी ढूंढेगा उसी का इस घर में राज चलेगा। जैसे ही काव्या ने इशारा किया, दोनों ने अपने हाथ बर्तन में डाल दिए। पानी के अंदर भी दोनों के बीच एक भयंकर जंग चल रही थी। अर्थव की अंगुलियां माही के हाथ से टकराईं, लेकिन दोनों में से किसी ने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया। अचानक माही के हाथ में अंगूठी आ गई, लेकिन उसी पर अर्थव ने भी अंगूठी को पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन दोनों की नजरों में एक दूसरे को हराने की खूंखार जिद थी। कुछ सेकंड तक दोनों उस अंगूठी को पानी के अंदर ही खींचते रहे, लेकिन फिर माही ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंगूठी निकाल ली और उसे बाहर रख दिया। वाह, माही जीत गई, काव्या ने ताली बजाई, लेकिन माही के चेहरे पर कोई भी जीत की खुशी नहीं थी। उसने झटके से अपना हाथ तौलिया से पहुंचा और बिना किसी की तरफ देखे सीधा अपने कमरे की तरफ सीढ़ियों से चलने लगी। अर्थव ने भी अपना जबड़ा कसा और भारी कदमों से कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आते ही सन्नाटा फिर से उनके बीच किसी दीवार की तरह खड़ा हो गया। माही अपने भारी कपड़ों से परेशान हो चुकी थी। वह तेजी से आईने की तरफ बढ़ी ताकि अपने गहने उतार सके, लेकिन कल रात की बहस में साइड टेबल से कांच का एक महंगा गिलास टूटकर फर्श पर ही बिखर सा गया था, जिसके छोटे टुकड़े अभी भी कालीन पर बिखरे पड़े थे। माही ने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कांच का एक बड़ा सा नुकीला टुकड़ा उसके सीधे पैर के तलवे में गहराई तक छुप गया। आह! माही के मुंह से दर्द की एक चीख निकल गई। वह लड़खड़ाई और वहीं कालीन पर बैठ गई। माही की चीख सुनते ही अर्थव का दिल जैसे एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। सुबह की वो सारी बेरुखी, सारा गुस्सा और ईगो एक पल में हवा हो गया। उसे अचानक बचपन का वो भयानक दिन याद आ गया, जब माही खून से लथपथ पड़ी थी। माही! अर्थव लगभग दौड़ते हुए उसके पास आया। बिना कुछ सोचे समझे वो दुनिया का सबसे घमंडी इंसान तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक डर था। उसने जल्दी से माही के पैर को अपने हाथों से पकड़ लिया। कांच काफी अंदर तक चुभ गया था और खून तेजी से बाहर आ रहा था। अर्थव के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तुम्हें देखकर चलने की अकल नहीं क्या? अर्थव की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वह गुस्सा माही के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए और उस डर के लिए था जो उसे माही को दर्द में देखकर लगता था। अर्थव ने बहुत ही सावधानी से उस कांच के टुकड़े को पकड़ा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ माही के बहते खून को रोकने पर था, लेकिन माही को सुबह की वो बातें याद आ गई। तुम्हें छूना सिर्फ एक जरूरत थी, तुम मेरी कोई नहीं हो। अर्थव के वो शब्द अभी भी माही के कानों में जहर की तरह गूंज रहे थे। माही का टूटा हुआ गुरूर फिर से फन फैलाकर खड़ा हो गया।
जैसे ही अर्थव ने कांच निकाला, माही ने पूरी ताकत से अपना पैर अर्थव के हाथों से झटक दिया। खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की। माही ने गुस्से से फुफकारी। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अर्थव ने हैरानी से अपना सिर उठाया। अपनी ये झूठी फिक्र और हमदर्दी अपने पास ही रखो, मिस्टर अर्थव। माही ने दीवार का सहारा लेकर खड़े होते हुए कहा। सुबह तुम बहुत बड़ा बड़ा गुरूर दिखा रहे थे ना, अब क्या हुआ? मुझे दर्द हो या मेरी जान चली जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने ही तो कहा था कि इस कमरे में हमारी कोई पहचान नहीं है, तो एक अजनबी को छूने की हिम्मत भी मत करो। माही के ये चुभते हुए शब्द अर्थ सुनकर अर्थव का वो सारा डर और वो पल भर की परवाह तुरंत गायब हो गई। उसका ईगो फिर से हावी हो गया। वह झटके से अपने पैरों पर खड़ा होगा। उसकी आंखों में अब फिर से वही खतरनाक और सुलगती हुई आग थी। सही कहा तुमने, अर्थव ने अपने दांत पीसते हुए कहा और अपने खून से सने हाथों को एक रुमाल से पोंछकर उसे माही के मुंह पर फेंक दिया। तुम जैसी बदतमीज और बेवकूफ लड़की किसी की हमदर्दी के लायक भी नहीं है। दर्द में तड़पना ही तुम्हारी किस्मत है। अर्थव ने बिना एक पल भी बर्बाद किए वार्डरोब से अपना कोट निकाला और अपनी कार की चाबी उठाई और फिर गुस्से से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तुम्हें ऑफिस जाने की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो जाता है। माही ने पीछे से उसे ताना मारा। मुझे भी बस इस घुटन से भरे कमरे में तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं बिताना है। अर्थव ने पलटकर खोखलार आवाज में जवाब दिया। दरवाजा फिर से एक भयंकर आवाज के साथ बंद हुआ। माही वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन उसे पैर से ज्यादा दर्द अपने सीने में महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ अर्थव तेजी से अपनी कार में बैठा और उसने स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि कार का हॉर्न बज उठा। दोनों एक दूसरे की परवाह करते थे, दोनों को एक दूसरे का दर्द महसूस होता था, लेकिन दोनों का अहंकार उनके प्यार से कई ज्यादा बड़ा हो चुका था। लेकिन ऐसा क्यों था, ये तो वही दोनों जानते थे। उस रात अर्थव घर नहीं लौटा। माही, जिसने अब फिल्मों के लिए अपना नाम बदलकर श्रेया रख लिया था, पूरी रात उस बड़े से खाली कमरे में जागती रही। उसके पैर के घाव पर पट्टी बंधी थी, लेकिन दर्द अभी भी था। हालांकि उस शारीरिक चोट से कई ज्यादा दर्द उसे अर्थव के उस ठंडेपन और रात भर घर न आने की वजह से हो रहा था। शायद मैंने सुबह कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया था। माही ने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से फुसफुसाया। उसे लगा कि शायद उसके उन तीखे शब्दों की वजह से अर्थव घर नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसने झटके से अपना सिर हिलाया और खुद को डांट लगाई। पागल हो गई तो माही, तुम क्यों फिक्र कर रही हो उस इंसान की, हाँ, जिसके दिल में तुम्हारे लिए हमेशा से सिर्फ नफरत ही हो रही है? जो इंसान तुम्हारा दर्द देकर भी मुंह फेर लेता है, तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? लेकिन सच तो कुछ और ही था। वो सच में जिसे माही ने अपने बड़े से ईगो के पीछे बहुत गहराई से छुपा रखा था। सच ये था कि वह अर्थव को आज से नहीं बल्कि बचपन से पसंद करती थी, जब वो 12 साल की उम्र में एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी और पूरे 3 साल बाद कोमा से होश में आई थी। तो अस्पताल के बिस्तर पर उसकी आंखें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अर्थव को ढूंढ रही थी। वह अपने बचपन के दोस्त, अपने पहले प्यार को देखना चाहती थी। लेकिन जब उसे होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। अर्थव उससे मिलने तक नहीं आया था। जब वो घर आई तब भी अर्थव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह पूरी तरीके से एक खड़ूस, पत्थरदिल और घमंडी इंसान बन चुका था, जो हमेशा माही से दूर भागता था। माही को यही लगा कि दौलत और सुपरस्टार बनने का घमंड अर्थव के सिर चढ़ चुका है। इसीलिए अब माही जैसी लड़की को अपने लायक नहीं समझता और हमेशा से उसे इग्नोर करता है। अर्थव की उसी बेरुखी ने माही को उसी की फील्ड यानी कि सिनेमा की दुनिया में जाने की जिद दी थी। वह सिर्फ इसलिए हीरोइन नहीं बनना चाहती थी कि उसे एक्टिंग का शौक था, बल्कि वह इसलिए इस दुनिया में आना चाहती थी ताकि वह अर्थव के आस पास रह सके। वह उसके बराबरी खड़ी रहना चाहती थी ताकि अर्थव उसे अनदेखा न कर सके, उसे वह देखने पर मजबूर कर देना चाहती थी। ये सब याद करते करते माही की आंखों में आंसू झलक आए। उसकी आंखें लाल हो रही थी और एक आंसू टूटकर उसके गाल पर गिर पड़ा। उसने तुरंत बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को घूरते हुए एक गहरी सांस ली। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अपनी आंखों में एक भयंकर जिद भर ली। तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं करती अर्थव? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगली सुबह ये देश के सबसे बड़े
बैंगर की आने वाली सबसे महंगी फिल्म का ऑडिशन था। इस फिल्म की लीड रोल के लिए इंडस्ट्री की हर नई और पुरानी एक्ट्रेस लाइन में लगी हुई थी। माही जब ऑडिशन स्टूडियो पहुंची तो वहां पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। तभी वहां कियारा आई। कियारा एक मशहूर डायरेक्टर की बेटी थी और इंडस्ट्री की सबसे घमंडी लड़कियों में से एक। कियारा और श्रेया की पहले भी एक एक्टिंग क्लास में भयंकर बहस हो चुकी थी, क्योंकि श्रेया ने कियारा की खराब एक्टिंग का सबके सामने मजाक उड़ा दिया था। कियारा ने श्रेया को देखते ही एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरे वाह, तुम तो यहाँ भी आ गई। हाँ, कियारा ने श्रेया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये कोई नुक्कड़ नाटक है जो तुम जैसी आम लड़की को इतनी बड़ी फिल्म में रोल मिल जाए? हाँ, जाकर कहीं टीवी सीरियल में किस्मत आजमाओ। यह फिल्म तो मेरी ही है। श्रेया ने अपने चेहरे पर एक बेहद शांत और तीखी मुस्कान उड़ी। फिल्म तुम्हारी है या फिर नहीं, ये तो टैलेंट बताएगा क्यारा। श्रेया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और रही बात आउटसाइडर की, तो तुम जैसे इनसाइडर को मैंने पिछली बार वर्कशॉप में रोते हुए बाहर भागते हुए देखा था। याद है या फिर याद दिलाऊं? कियारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, कास्टिंग असिस्टेंट ने दरवाजा खोला और आवाज लगाई, मिस श्रेया, आपकी बारी है, जज आपका इंतजार कर रहे हैं। श्रेया ने कियारा को एक बिनर वाली मुस्कान दी और पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑडिशन रूम के अंदर कदम रखा। कमरा बहुत बड़ा और थोड़ा सा अंधेरा भी था। सामने एक लंबी टेबल रखी थी जिसके पीछे फिल्म के डायरेक्टर्स और कुछ कास्टिंग हेड बैठे थे। लेकिन बीच वाली सबसे बड़ी और मुख्य कुर्सी पर अभी भी पीछे की तरफ घूमी हुई थी। वेलकम श्रेया, डायरेक्टर ने कहा, तुम जानती हो कि ये हमारे प्रोफेशनल प्रोडक्शन की सबसे बड़ी फिल्म है। हमारे मुख्य फाइनेंशियल और प्रोड्यूसर आज खुद यहाँ मौजूद हैं और उनके बिना इस फिल्म का एक पत्ता भी नहीं हिलता। जैसे ही डायरेक्टर ने ये बात कही, बीच वाली वह बड़ी सी लेदर की कुर्सी धीरे धीरे घूमी। श्रेया के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उसकी सांसें गले में अटक चुकी थी। कुर्सी पर कोई और नहीं था बल्कि अर्थव बैठा था। उसने एक बेहद महंगा डार्क नेवी ब्लू सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर वही सुबह वाली खौफनाक और चुभने वाली ठंडक थी। उसकी उंगलियां वापस आपस में फंसी हुई थी और वह श्रेया को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई कीड़ा हो जिसे वह अभी मसलने वाला हो। श्रेया का दिमाग सुन्न हो गया। अर्थव यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो इस वक्त अपने सूट पर होना चाहिए था। फिर उसे अचानक याद आया कि अर्थव देश के सबसे बड़े फाइनेंसरों में से एक है। उसका गुरूर, उसकी ताकत, सब कुछ अर्थव की एक नज़र के सामने बौना लगने लगा था। तो ये हैं आपकी अगली दावेदार? अर्थव की भारी और सर्द आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। उसकी आवाज़ सुनते ही श्रेया के अंदर का सारा डर अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसे समझ आ गया कि अर्थव यहाँ कोई इत्तेफाक से नहीं आया था। उसने कल सुबह ही कहा था कि मेरे रास्ते में आने की सोचना भी मत। अर्थव जानबूझकर यहाँ उसका करियर, उसका सपना बर्बाद करने आया था। जी सर, डायरेक्टर ने अर्थव के सामने सिर झुकाते हुए कहा, इनका नाम श्रेया है। नाम से क्या होता है? अर्थव ने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ सिर झुकाते हुए कहा। उसकी नज़र श्रेया के चेहरे पर ऐसी गड़ी थी जैसे वह उसे चीर कर रख देगा। देखते हैं मिस श्रेया मैं कितना टैलेंट है, या फिर ये भी बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ खोखला गुरूर लेकर यहाँ आई हैं। ये सीधा श्रेया के ईगो पर वार था। श्रेया ने अपनी मुट्ठियाँ इतनी कस ली थी कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभने लगे थे। उसका बस चल रहा था कि वह अभी जाकर उस टेबल को पलट दे और अर्थव का कॉलर पकड़ ले, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने यहाँ कोई तमाशा किया तो अर्थव इस वक्त ही जीत जाएगा। मेरा गुरूर खोखला है या नहीं, ये तो आपको मेरा परफॉर्मेंस देखने के बाद ही पता चलेगा सर। श्रेया ने शर शब्द इतना जोर से दिया जैसे वह कोई गाली दे रही हो। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अर्थव की खूंखार नजरों का जवाब अपनी उन खूंखार सुलगती हुई नजरों से दिया। अर्थव के होठों पर एक बहुत ही हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान आ गई। गुड, मुझे चैलेंज पसंद है। अर्थव ने टेबल पर रखी स्क्रिप्ट को अपनी उंगलियों से श्रेया की तरफ खिसकाते हुए कहा, तो फिर शुरू कीजिए मिस श्रेया।
मुझे इम्प्रेस्ड करके दिखाइए, अगर कर सकती हैं तो। पूरे कमरे का माहौल बर्फ की तरह जम चुका था। वहां बैठे डायरेक्टर और जज भी समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों के बीच ये कौन सा साइलेंट जंग चल रहा है। श्रेया ने स्क्रिप्ट उठाई। उसे पता था कि अब सिर्फ एक ऑडिशन नहीं था, ये अर्थक और उसके बीच की जंग थी, जिसे जीतने के लिए अब वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अगर अर्थक उसका सपना तोड़ने के लिए सामने खड़ा था, तो वह भी उसे दिखा देगी कि वह हार मानने वालों में से नहीं थी। श्रेया ने स्क्रिप्ट के पन्नों को पलटा। उसमें एक ऐसा दृश्य था जहाँ एक लड़की अपने प्रेमी से टूटकर पूछ रही होती है कि उसने क्यों छोड़ दिया। श्रेया ने जैसे ही वह डायलॉग्स पढ़े, उसे लगा जैसे ये स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उसकी ही अपनी ज़िंदगी की एक कहानी है। उसका वो दर्द, जो बचपन का प्यार और अर्थक की बेरुखी, सब कुछ उस दृश्य में था। उसने एक गहरी सांस ली, स्क्रिप्ट को टेबल पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो कमरे का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। तुमने मुझे कभी नहीं समझा ही नहीं। श्रेया की आवाज़ कमरे में गूंजी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश, एक ऐसी तड़प थी जिसने वहां बैठे हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी आंखें सीधे अर्थक की आंखों को देख रही थी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा से सिर्फ एक बोझ थी, है ना? तुमने कभी मुड़कर मुझे देखने की जहमत नहीं उठाई कि मैं तुम्हारे पीछे किस तरह से टूट रही हूँ। तुम्हें अपनी दुनिया मिल गई और तुम मुझे उस अंधेरे में छोड़कर आगे बढ़ गए। श्रेया की आंखों में असली आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ में वो गुरूर था जो टूटने का इनकार कर रहा था। उसकी अदाकारी इतनी सजीव और दर्द भरी थी कि डायरेक्टर अपनी कुर्सी के किनारे पर आ गए थे। कास्टिंग हेड का मुंह खुला का खुला रह गया था। श्रेया के हर एक शब्द में जो आग थी वह सीधा दिल पर वार कर रही थी। अर्थव की सांसें भी एक पल को भारी हो गई थी। उसे महसूस हुआ श्रेया ये एक्टिंग नहीं कर रही है, बल्कि वह अपना असली दर्द उसके चेहरे पर मार रही है। अर्थव को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। जैसे ही श्रेया का दृश्य खत्म हुआ, कमरे में कुछ सेकंड के लिए भारी सन्नाटा छा गया और फिर डायरेक्टर से रहा नहीं गया। उसने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। शानदार, ब्रिलियंट। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना रियल ऑडिशन नहीं देखा। डायरेक्टर खुशी से उछल पड़ा था। तुम्हारी आंखों में जो दर्द और गुस्सा था वो एकदम परफेक्ट था। हमारी लीड हीरोइन तो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन डायरेक्टर की वो खुशी अगले ही पल तब कांच की तरह टूट गई जब टेबल पर एक भारी मुक्का पड़ने की आवाज आई। डायरेक्टर की तालियां अचानक रुक गईं। सबने डर कर बीच वाली कुर्सी की तरफ देखा। अर्थव का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। बकवास! अर्थव ने बहुत ही रूखी और शर्द आवाज में कहा। डायरेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, लेकिन उनकी एक्टिंग तो। मैंने कहा बकवास थी ये एक्टिंग। अर्थव अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई और उसका रुतबा कमरे में मौजूद हर इंसान को डराने के लिए काफी था। उसने श्रेया की तरफ एक बेहद हिकारत भरी नजर डाली। चेहरे पर भाव की जगह सिर्फ चीख पुकार थी। आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ ड्रामा था। मुझे मेरी करोड़ों की फिल्म के लिए एक असली टैलेंट चाहिए, कोई नौटंकी करने वाली लड़की नहीं। श्रेया का खून खौलने लगा। उसे पता था कि अर्थव जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह उसकी मेहनत, उसके टैलेंट को अपने पैरों तले कुचल रहा है, ताकि श्रेया हार मानकर बैठ जाए। सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन डायरेक्टर ने डरते डरते बोलने की हिम्मत की। मुझे सच में लगता है कि श्रेया इस मेल लीड में एकदम सही है। अगर हम इन्हें थोड़ा सा निखारें तो। अर्थव ने डायरेक्टर की तरफ एक ऐसी खूंखार नज़रों से घूरा कि डायरेक्टर की आवाज़ अचानक से गले में सूख सी गई थी। अगर तुम्हें ये लड़की इतनी पसंद आ रही है डायरेक्टर, अर्थव ने अपने कोट के बटन ठीक करते हुए बेहद तंज भरे लहजे में कहा, तो इसे लीड रोल नहीं बल्कि हीरोइन की सहेली का 2 मिनट का साइड रोल दे दो। इस तरह की बकवास एक्टिंग के लिए साइड रोल ही काफ़ी है। मेरी फिल्म का मुख्य चेहरा ये नहीं हो सकती। ये सुनकर श्रेया को लगा जैसे किसी ने उसे बीच चौराहे पर थप्पड़ मार दिया हो। वह मुख्य किरदार निभाने आई थी और अर्थक जानबूझकर उसे नीचे दिखाने के लिए एक छोटा सा साइड रोल दे रहा था। डायरेक्टर भी मजबूर था। अर्थक के पैसे और रुतबे के आगे उसकी एक नहीं चल सकती थी। जी सर। डायरेक्टर ने अपना सिर झुका लिया और फिर श्रेया की तरफ झिझकते हुए बढ़ा। श्रेया, सर को लगता है कि आप लीड रोल के लिए अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन फिल्म में मुख्य नायिका की सहेली का एक छोटा सा किरदार है। आप चाहें तो हम आपको वो। मुझे किसी की परछाई बनकर खड़े होने का कोई शौक नहीं है। श्रेया ने डायरेक्टर की बात बीच में ही काट दी।
उसकी आवाज़ में अब कोई एक्टिंग नहीं थी, बल्कि असली और भयंकर गुरूर था। उसने अर्थव की आंखों में सीधा घूरते हुए कहा, और रही बात एक्टिंग की, तो आपकी आंखों पर आपके अहंकार और दौलत का इतना मोटा पर्दा पड़ा है मिस्टर अर्थव, कि आप टैलेंट और ड्रामा में फ़र्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपने पैसों से किसी का टैलेंट खरीद सकते हैं या फिर कुचल सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो लड़की। कास्टिंग हेड ने श्रेया पर चिल्लाने की कोशिश की। जुबान तो आपको संभालनी चाहिए। श्रेया ने भी एक बेहद तीखी मुस्कान दी। उसने अपनी मुट्ठियां खोली और पूरी शान के साथ अपना बैग उठाया। मैं इस इंडस्ट्री में रीड लीड रोल करने आई हूँ, ठीक है, किसी की दया पर साइड रोल करने नहीं। और मिस्टर प्रोड्यूसर, याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद अपनी करोड़ों की फिल्म लेकर मेरे दरवाजे पर आएंगे। तब हम देखेंगे कि कौन बकवास है। श्रेया ने पलटकर एक बार भी नहीं देखा और सीना तान कर उस कमरे से बाहर निकल गई। अर्थव उसे जाते हुए देखता रहा। उसका जबड़ा गुस्से से कसा हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं बहुत गहराई में उसे श्रेया की इस निडरता और गुरूर पर गर्व भी हो रहा था। उसे पता था कि उसने श्रेया का दिल दुखाया है, लेकिन वो उसे इस दलदल में नहीं उतरने देना चाहता था। क्या हम अगले ऑडिशन को बुलाएं सर? डायरेक्टर ने डरते हुए पूछा। बाहर में गया ऑडिशन। अर्थव ने गुस्से से टेबल पर रखी हुई स्क्रिप्ट को हवा में उछाला और तेजी से कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर की तरफ निकल गया, जिससे डायरेक्टर और कास्टिंग हेड दोनों ही सदमे में खड़े हो गए। ये जंग अब उस मुकाम पर थी पहुंच चुकी थी जहां किसी एक का हारना या फिर टूटना तय था। ऑडिशन रूम से बाहर निकलने के बाद श्रेया के कदमों की रफ्तार बहुत तेज थी। वो सीधे स्टूडियो के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया की तरफ जा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में वो आंसू झलकने के लिए बेताब थे, जिन्हें उसने अर्थव के सामने बड़ी ही मुश्किल से रोक रखा था। बेसमेंट की मध्यम पीली लाइट्स और सन्नाटे की सिर्फ उसकी हील्स की टिक टिक की आवाज़ वहां के सन्नाटे को चीर रही थी। घमंडी, इडियट, खुद को समझता क्या है? श्रेया गुस्से में खुद से ही बड़बड़ा रही थी और अपने बैग में कैब की चाबी ढूंढ रही थी। सिर्फ अपने पैरों का एटीट्यूड दिखा रहा है। इसे लगता है कि मैं डर कर घर पर बैठ जाऊंगी, कभी नहीं। अचानक बेसमेंट के उस सन्नाटे को चीरते हुए किसी की तेज कदमों की आवाज उसके ठीक पीछे से आई। इससे पहले कि श्रेया पलटकर देख पाती, एक बेहद मजबूत हाथ ने उसके कलाई को कसकर पकड़ा और फिर उसे एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। आह! श्रेया के मुंह से एक चीख निकलने की वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसे बेसमेंट के एक बड़े से सीमेंट वाले पिलर के पीछे धकेल दिया गया था। उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने डरकर अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने का चेहरा देखते ही उसका डर एक भयंकर गुस्से में बदल गया। अर्थव, उसका कोट अब उसके कंधों पर नहीं था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोल रखे थे और उसकी टाई थोड़ी सी ढीली थी। वह बुरी तरीके से हाँफ रहा था, जैसे सीढ़ियाँ भाग कर उतरा हो। उसका एक हाथ श्रेया की कमर पर था और दूसरा हाथ दीवार पर, जिससे श्रेया पूरी तरीके से उसके और दीवार के बीच कैद हो गई थी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ? अर्थव की आवाज़ बहुत ही धीमी थी, लेकिन उसमें जो गुस्सा था वो किसी तूफान से कम नहीं लग रहा था। अंदर वो सब क्या तमाशा था, श्रेया? तमाशा? श्रेया ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्थव की पकड़ लोहे जैसी थी। तमाशा तो तुमने किया है मिस्टर अर्थव सिंघानिया। तुमने जानबूझकर मेरा वो ऑडिशन खराब किया है। तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं कुछ भी बनूं, है ना? हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ। अर्थव लगभग फुफकारते हुए बोला। उसका चेहरा श्रेया के चेहरे के इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें श्रेया के होंठों से टकरा रही थी। ये इंडस्ट्री, ये कैमरे, ये डायरेक्टर, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? श्रेया ने एक पल के लिए अर्थव की आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं बहुत गहराई में एक अजीब सी फिक्र भी थी, जिसे अर्थव अपने ईगो के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन श्रेया का दिल पहले ही बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था और अब वो इन बातों में नहीं आने वाली थी। मेरी लाइफ में क्या सही है और क्या गलत, ये डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो, हाँ? सिर्फ दो कौड़ी के पति हो मेरे, इसलिए मेरी लाइफ कंट्रोलर बनने की कोशिश मत करो। श्रेया ने अपने दोनों हाथों से अर्थव के सीने पर जोरदार धक्का दिया।
हालांकि अर्थव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। जब मैं 3 साल तक कोमा में थी, तब तो तुम एक बार भी मुझे देखने तक नहीं आए थे। बचपन से तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया है जैसे मैं कोई कचरा हूँ। और अब अचानक से तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है कि तुम मुझे ये सब करने नहीं देना चाहते, है ना? अर्थव के जबड़े कस गए। बचपन की वो बात, वो एक्सीडेंट, श्रेया के ये शब्द उसके पुराने जख्मों को रेत रहे थे। वो उसे कैसे बताता कि वो उससे मिलने इसलिए नहीं गया क्योंकि वो खुद को उसकी हालत का जिम्मेदार मानता था। वो कैसे बताता कि वो आज भी उसे किसी भी खतरे से दूर रखना चाहता है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, माही। अर्थव ने अब माही की कमर पर अपनी पकड़ और टाइट कर ली, जिससे माही का शरीर पूरी तरीके से अर्थव के कठोर शरीर से टकरा गया था। तुम इस फील्ड में काम नहीं करोगी, मैं तुम्हें इस गंदे दलदल में नहीं उतारने दूंगा। तुम मुझे रोक कर दिखाओ। माही भी पीछे हटने वालों में से नहीं रही। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और बिल्कुल अर्थव की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तुम मुझे अपने ईगो के लिए कंट्रोल करना चाहते हो ना? तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो ताकि मैं हमेशा तुम्हारे एहसानों तले दबी रहूं। तो सुन लो मिस्टर अर्थव, मैं इसी इंडस्ट्री में रहूंगी, तुम्हारे सामने एक्टिंग करूंगी और एक दिन तुमसे भी बड़ी सुपरस्टार बनकर दिखाऊंगी। ये मेरी जिद है। दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए भारी सन्नाटा छा गया। पार्किंग की उस डिम लाइट में दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों की सांसें तेज थीं। अर्थव की नजरें अचानक श्रेया की लाल गुस्से वाली आंखों से फिसलकर उसके कांपते हुए होठों पर जाकर टिक गई। वही खिंचाव, वही पागलपन जो उनकी सुहागरात वाले दिन था, वो फिर से इस अंधेरे बेसमेंट में हावी होने वाला था। अर्तव का गुस्सा उसकी दीवानगी में बदलने लगा था। उसे माही का ये खौफनाक बेखौफ एटीट्यूड, ये लड़ने का तरीका और अंदर ही अंदर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। अर्तव का हाथ जो दीवार पर था वो धीरे से खिसक कर माही के बालों में चला गया। उसने माही की गर्दन को हल्का सा अपनी तरफ खींचा। माही की धड़कनें अचानक से बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगीं। अर्थव का ये टच, उसकी ये नज़दीकियां माही के दिमाग को सुन्न कर रही थीं। वो उसे धक्का देना चाहती थी, उसे डांटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे काम करना बंद कर चुका था। तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी? अर्थव ने बहुत ही भारी नशीली आवाज में माही के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां माही के बालों से खेल रही थी। तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगी। तुम्हारी ये एटीट्यूड, इसे तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो तोड़ कर दिखाओ, माही ने हकलाते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में वो पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। अर्थव के इतने करीब होने से उसके सारे सोर्सेस काम करना बंद कर चुके थे। अर्थव के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक स्माइल आ गई। उसने अपना चेहरा थोड़ा पीछे किया। माही की आंखों में वो हलचल देखी जो वो देखना चाहता था। वो समझ गया था कि माही चाहे जितना भी चिल्ला ले, लेकिन उसके टच का असर उस पर साफ दिख रहा था। उसने झटके से माही को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। माही को एकदम से लगा जैसे कोई सहारा छिन गया हो। वो अभी भी दीवार से लगकर भारी सांसें ले रही थी। मैं तुम्हें साइड रोल ऑफर कर रहा था। अर्थव ने अपना कोट अपनी बाह पर डालते हुए बहुत ही कैजुअल और रूखे तरीके से कहा, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब तुमने मुझे जो चैलेंज किया है ना, अब तुम देखना, इस पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें एक एड फिल्म तक नहीं मिलेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। वो पलटा और अपनी महंगी कार की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक रुका और बिना पीछे मुड़े बोला, और हाँ, अपना बैग उठा लेना, जमीन पर गिरा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। कार का दरवाजा खुला, इंजन की एक जोरदार आवाज हुई और अर्थव की कार पार्किंग एरिया से बाहर निकल गई। माही वहीं पिलर के पास खड़ी रही। उसके पैर कांप रहे थे। अर्थव का वो पागलपन, वो एकदम से करीब आना और फिर झटके से उसे छोड़कर ये वार्निंग देना, माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान से नफरत करे या फिर इसके इस पागलपन से प्यार। लेकिन एक बात तय थी, अर्थव ने उसे चैलेंज करके उसके अंदर की आग भी डाल दिया था। अब वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली थी। ऑडिशन वाले दिन की उस तीखी बहस के बाद माही और अर्थव के बीच का वो आलिशान पेंट हाउस जैसे किसी युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन एक दूसरे को ऐसे इग्नोर करते थे जैसे वे वजूद ही ना हो।
अर्थक जानबूझकर देर रात घर आता और सुबह माही के उठने से पहले ही निकल जाता। माही का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ अपनी करियर पर था, लेकिन अर्थक ने जो धमकी बेसमेंट में दी थी वह उसे सच साबित करने पर तुला हुआ था। पिछले 2 हफ्तों में माही ने कम से कम 15 ऑडिशन दिए थे। उसकी अदाकारी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि हर कास्टिंग डायरेक्टर उसे देखते ही फाइनल कर देता। तुम परफेक्ट हो श्रेया, कल आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। हर डायरेक्टर यही कहता था, लेकिन अगली सुबह माही को एक मैसेज या फिर कॉल आता, सॉरी श्रेया, प्रोड्यूसर्स ने किसी और को फाइनल कर लिया है, या सॉरी, ऊपर से बहुत प्रेशर है, हम तुम्हें नहीं ले सकते। माही को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये ऊपर का प्रेशर और कोई नहीं बल्कि अर्थव का ही ईगो था। वह अपनी पावर, अपनी दौलत और अपने रुतबे का इस्तेमाल करके माही के लिए इंडस्ट्रीज के सारे दरवाजे बंद कर रहा था। एक दोपहर माही अपने कमरे में बैठी हुई उन रिजेक्शन ईमेल्स को देख रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके माता पिता खड़े थे। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखकर उनके दिल को धक्का लगा। माही बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? हाँ, उसकी माँ ने अंदर आते ही उसे गले लगाते हुए कहा। माही के पिता, जो खुद भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सोफे पर बैठे और गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, मुझे सब पता चल गया है। मुझे पता है कि अर्थव अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके तुझे काम नहीं मिलने दे रहा है। वो लड़का अपने ईगो में अंधा हो चुका है। माही चुपचाप खड़ी गई। तुम धक्के खाने का कोई जरूरत नहीं है माही, उनके पिता ने फोन निकालते हुए कहा। तुम्हारा खुद का इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तू बस एक बार हाँ कहे, मैं कल ही देश के सबसे बड़े डायरेक्टर को शाइन करता हूँ और तुझे खुद ही लॉन्च करूंगा। अर्थव की फिल्मों कोई हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यह ऑफर किसी भी नई लड़की के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन माही का खून अर्थव से लड़ते लड़ते इतना खौल चुका था कि अब उसे किसी की खैरात नहीं चाहिए थी। नहीं पापा, माही ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। पागल हो गई तो? उसकी माँ ने हैरानी से पूछा। वो अर्थव तुझे घर में भी खुश नहीं रख रहा और बाहर भी तेरा रास्ता रोक रहा है। तू क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? क्योंकि मॉम, ये मेरी लड़ाई है, माही ने अपनी ठुड्डी उठाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक जिद्दी चमक थी। अगर मैंने पापा के पैसों या फिर नाम का इस्तेमाल किया तो अर्थक को लगेगा कि मैं कमजोर हूँ। वो जिंदगी भर मुझे यही ताना मारेगा कि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती और मुझे हमेशा किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। मैं उसे ये मौका कभी नहीं दूंगी। मैं इस इंडस्ट्री में रहूंगी और उसे दिखाऊंगी कि श्रेया क्या कर सकती है। बस आप लोग प्लीज़ बीच में मत आना। उसके माता पिता को समझ नहीं आ गया कि उनकी एक क्रेजी और जिद्दी बेटी अब किसी की भी नहीं सुनने वाली। वे भारी मन से उसे समझा कर चले गए। कुछ दिन और बीत गए। माही का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। उसे छोटे मोटे एड्स तक से रिजेक्ट किया जा रहा था। उसी शाम मुंबई की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल में अर्थव की नई वेब सीरीज और फिल्म प्रोडक्शन का एक ग्रैंड इवेंट था। पूरी मीडिया, नामी डायरेक्टर्स और बड़े बड़े स्टार्स वहां मौजूद थे। माही भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह पास जुगाड़ कर उस इवेंट में पहुंची थी। उसका मकसद अर्थव से टकराना नहीं, बल्कि वहां अपने आने वाले एक मशहूर एंटी फिल्म डायरेक्टर से मिलना था, जिस पर अर्थव का कोई कंट्रोल नहीं था। इवेंट की चकाचौंध देखने लायक थी। अर्थव के ब्लैक कलर का एक बेहद महंगा स्टाइलिश टैक्सीडो पहन रखा था। उसके चेहरे पर एक वही सुपरस्टार वाला घमंड और वो कातिलाना एटीट्यूड था जिस पर हजारों लड़कियां जान छिड़कती थी। वो स्टेज पर खड़ा मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा था। माही भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसकी नजरें अर्थव पर थी, वो इंसान जो घर में उसके साथ एक अजनबी की तरह रहता था और आज पूरी दुनिया के सामने एक आइडल बना हुआ था। तभी सामने खड़े मीडिया वालों में से एक पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्थव सर, पत्रकार ने अपना माइक आगे करते हुए पूछा, पिछले कुछ हफ्तों से इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी अफवाह उड़ रही है कि आपने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। क्या ये सच है कि देश का सबसे बड़ा बैचलर अब बैचलर नहीं रहा? ये सवाल सुनकर माही की धड़कनें तेज हो गईं। अर्तव हमेशा अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहता था। उसे अपनी शादी की बात दुनिया से छिपानी थी, ये बात माही अच्छे से जानती थी। लेकिन वहां पर वो सवाल सुनकर अर्तव के चेहरे पर एक सेकंड के लिए भी लकीर नहीं आई, बल्कि उसने माइक को अपने करीब किया और हॉल में गूंजती हुई
अपनी भारी आवाज में बोला, अफवाहें तो अफवाहें होती हैं मिस्टर जर्नलिस्ट। पार्थव ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन सर, सुना है कि कोई लड़की कोई आउटसाइडर है और कोई आम सी लड़की है। पत्रकार ने फिर से कुरीदा। पार्थव की नजरें अचानक से भीड़ में घूमते हुए माही की नजरों से झटक। दोनों के बीच हवा में एक अजीब सी बिजली सी कौंध गई। पार्थव की आंखों में वो पुराना गुरूर और माही को नीचा दिखाने की वो बेताबी वापस आ गई थी। पार्थव ने माही की आंखों में सीधा देखते हुए, लेकिन माइक पर पूरी दुनिया को सुनाते हुए कहा, शादी और मैं, वो भी किसी आम से आउटसाइडर से। देखिए, मैं अगर कभी शादी करूंगा तो वो लड़की इस इंडस्ट्री की क्वीन होगी, मेरी बराबरी की होगी। मेरी जिंदगी में किसी ऐसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है जो अपने काम से ज़्यादा ड्रामेबाजी पर फोकस करती हो। हॉल में हल्की सी गूंज उठी। अर्थव यही नहीं रुका, बल्कि उसने माही को पूरी तरह तोड़ने के लिए अपने शब्दों को और ज़्यादा जहरीला बना लिया। मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है जो दो कौड़ी का टैलेंट लेकर आती हैं और बड़े नाम का सहारा ढूंढती हैं। किसी सस्ती स्ट्रगलर या फिर अटेंशन सीकर को मैं अपनी जिंदगी या फिर अपनी बीवी का टैग कभी नहीं दे सकता। मेरा लेवल बहुत ऊपर है। ये शब्द माही के दिल पर नहीं, सीधा उसके आत्मसम्मान पर लग रहे थे। अर्थव ने पूरी मीडिया के सामने बिना नाम लिए उसे एक सस्ती स्ट्रगलर और अटेंशन सीकर कह दिया था। उसने माही के वजूद को ही खारिज कर दिया था। माही को लगा जैसे किसी ने सरेआम उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो भीड़ में मुट्ठियां भींचे खड़ी रही, जबकि अर्थक उसे एक विजय और हिकारत भरी नजर से देखकर वापस कैमरों की तरफ मुड़ गया। माही एक सेकंड भी वहां नहीं रुकी। वो तेजी से पलटकर वॉशरूम की तरफ भागी। वॉशरूम के शीशे के सामने खड़े होकर माही ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थी। अर्थव के वो शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। सस्ती स्ट्रगलर, मेरी बीवी का टैग नहीं दे सकता। मेरा लेवल बहुत ऊपर है। कुछ देर पहले तक माही सोच रही थी कि वो अपनी मेहनत से रोल हासिल करेगी, लेकिन अर्थव ने आज सारी हदें पार कर दी थी। अचानक माही की आंखों में आंसू भर आए थे और उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब पागलपन भरी और डरावनी सी मुस्कान आ गई। उसके वो क्रेजी गर्ल वाली पर्सनालिटी जो इतने दिनों से दब चुकी थी, वो पूरी तरीके से बाहर आ गई। तो तुम्हें अपनी इमेज की इतनी फिक्र है मिस्टर सुपरस्टार? माही ने शीशे में अपनी परछाई को देखते हुए कहा, तुम्हें दुनिया के सामने ये दिखाने में शर्म आती है ना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? तुम्हें अपना ये हॉट बैचलर वाला स्टेटस मेंटेन करना है ना? और तुम मुझे मेरे सपने पूरे नहीं कर दोगे। माही ने पेपर टॉवल टेबल पर टॉवल अपना चेहरा पोंछा और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उसका दिमाग अब रॉकेट के स्पीड से चल रहा था। ठीक है अर्थव, तुमने पावर गेम खेला है ना? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली ड्रामा क्या होता है। माही को अर्थव की सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई थी, उसकी इमेज, उसका सीक्रेट। अर्थव नहीं चाहता था कि किसी को भी इस शादी के बारे में पता चले, क्योंकि इससे ना सिर्फ उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग खत्म होती, बल्कि उसके दुश्मनों की भी एक मौका मिल जाता। माही ने फैसला कर लिया था कि वो इस बात का फायदा उठाएगी, लेकिन वो खुद भी अपना नाम अर्थव से नहीं जोड़ना चाहती थी। तभी वो मुस्कुराने लगी। वो अर्थव को अब उसी के जाल में फंसाने वाली थी। तुम मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं करने दे रहे हो ना? अब तुम खुद अपने हाथों से मुझे अपनी उसी करोड़ों के फिल्म का लीड रोल दोगे जिसमें तुमने मुझे बेइज्जत करके निकाला था। और अगर तुमने नहीं किया, माही ने शीशे में देखते हुए एक कातिलाना मुस्कान दी, तो मैं तुम्हारा ये सुपरस्टार इमेज और ये सिगरेट शादी दोनों की धज्जियां इस तरह से उड़ाऊंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। माही ने अपना बैग उठाया और अपने बाल सेट किए और पूरी स्वैग के साथ बाथरूम के बाहर निकल गई। उसका सिर अब झुका हुआ नहीं था। वो टूटी हुई स्ट्रगलर नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक ऐसी लड़की लग रही थी जो अब सामने वाले का साम्राज्य तबाह करने वाली थी। उस रात जब अर्तब इवेंट से काफी लेट घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि हॉल की लाइटें ऑन हैं। माँ ही सोफे पर बैठी है। उसने हाथ में एक वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था और वो अर्तब का ही
इंतजार कर रही थी। अर्थव ने उसे देखा तो उसका ईगो फिर से जाग गया। उसे लगा माही शायद इवेंट वाली बात पर रोने या फिर झगड़ने बैठी है। तुम्हारी हिम्मत अभी भी टूटी नहीं है। अर्थव ने अपना कोट उतारते हुए तंज कसा। मुझे लगा था आज इवेंट में मेरा जवाब सुनने के बाद तुम अपना बैग पैक करके अपने पापा के पास वापस चली जाओगी। माही अपनी जगह से उठी। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बेहद शांत और खतरनाक कॉन्फिडेंस था जिसने अर्थव को भी एक पल के लिए कंफ्यूज कर दिया था। मैं इतनी जल्दी हार मान लूं, है ना? इतना कमजोर तो तुमने मुझे बचपन से भी नहीं देखा था अर्थव। माही चलते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई थी। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? अब कौन सा नया ड्रामा है? अर्थव ने चिढ़ते हुए पूछा। माही ने वाइन का ग्लास टेबल पर रखा और अर्थव की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही कैजुअल अंदाज में बोली, ड्रामा तो अब शुरू हुआ है डार्लिंग। मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी वो जो 100 करोड़ वाली फिल्म है ना, जिसका ऑडिशन तुमने खराब किया था, मैं कल सुबह उसके ऑफिस जा रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। अर्थव जोर से हंस पड़ा। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें पूरे इंडस्ट्री से बैन करवा दिया है। मेरा डायरेक्टर तुम्हें गेट के अंदर भी नहीं घुसने देगा। वो तो वो खुशी खुशी देगा जब मैं उसे बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। माही ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। अर्थव की हंसी अचानक से गायब हो गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। मतलब मतलब ये मिस्टर घमंडी सुपरस्टार। माही ने अर्थव के कॉलर को बहुत ही नजाकत से अपनी अंगुलियों से ठीक किया कि कल सुबह अगर मुझे उस फिल्म का रीड रोल नहीं मिला तो कल दोपहर एक पूरे देश के न्यूज़ चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें देश के सबसे बड़े बैचलर अर्थव प्रताप सिंह की सस्ती स्ट्रगलर बीवी अपना मंगलसूत्र और मैरिज सर्टिफिकेट लेकर पूरी दुनिया को बताएगी कि तुमने उसे किस तरह से ब्लैकमेल करके शादी की है। अर्तव का पूरा शरीर गुस्से से तन गया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने तुरंत माही का हाथ झटक दिया। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुम जानती भी हो तुम किससे पंगा ले रही हो? मैं चाहूं तो कोई भी मीडिया हाउस तुम्हारी खबर नहीं छापेगा। तुम कितनों का मुंह बंद करोगे अर्थव? माही ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो बिल्कुल उसके चेहरे के पास थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करने में मुझे सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे और मैं तुम्हारी वो जो फीमेल फैंस है ना, जो तुम पर जान छिड़कती हैं, वो तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को एक दिन में ही जमीन पर ला ले आएंगे। तुम्हारी इमेज, तुम्हारा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अर्थव कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह उस लड़की को घूर रहा था जो आज तक सिर्फ लड़ रही थी, लेकिन आज उसके ही ईगो पर सबसे गहरी चोट दे रही थी। तो मिस्टर अर्थव, माही ने मुड़कर अपनी सीढ़ियों की तरफ जाते हुए कहा, कल सुबह 9 बजे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के साथ सेट पर मिलना, ठीक है? वरना 12 बजे मेरा लाइव वीडियो देखने के लिए तैयार रहना। चॉइस तुम्हारी है, फिल्म देनी है या फिर अपनी इमेज की धज्जियां उड़वानी है। गुड नाइट हबी। माही की मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर सीढ़ियां चढ़ गई और अर्थव नीचे खड़ा हुआ गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचता हुआ रह गया। वो जो जाल माही के लिए बिछा रहा था, आज माही ने उसी जाल में उसे फंसा दिया था। अब दोनों को एक ही फिल्म के सेट पर एक साथ काम करना था और ये जंग अब कैमरे के सामने होने वाली थी। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाकी कमेंट में बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।